This conference will now be recorded. अद्य शनिवासर अथवा मन्दवासर द्वितीया दिनांक 13 अगस्त 2022 चरक्षा सूत्रस्थानाध्याय 4 शंखं चक्रं जलकान्ततमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सा समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। ऐन्द्री ऋषभि अतिरसा ऋषप्रोक्ता पयस्या अश्वगंधा स्थिरा रोहिणी बला अतिबला इति दशयमानि बल्यानि भवन्ति। तो अभी ये बल्य इस प्रकार के है कि जो बल देने वाले इस प्रकार के कहे गए हैं। तो एक वास्तव में सहजं कालजं युक्तिकृतम इति बलम त्रिधा, सहज कालज और युक्तिकृत इस प्रकार से बल 3 प्रकार का बताया गया है। तो सहज तो माता पिता से प्राप्त होने वाला जन्म के साथ प्राप्त होने वाला है। कालज जो है वो हेमंत शिशिरे चागरम विसर्गादानय और बलम इस प्रकार से ठंडी के मौसम में सबसे ज्यादा इस प्रकार का बताया गया है। तो ये युक्तिकृत बल में इसका समावेश इस प्रकार का होगा और फिर इसका सीधा संबंध ज्यादातर धातु बल से इस प्रकार से होगा। तो धातु सारताओं में कहीं कहीं ये निर्देश है कि सा सारता बलम वगैरह वगैरह चा चष्टे, ये सारता अगर है तो ये बल बताती है इस प्रकार से। अगर उन धातुओं की असारता इस प्रकार की हो और उन धातुओं पर काम करने वाले कोई रसायन इस स्वरूप के औषधियां हों तो उन धातुओं को बल देकर ये बल को बढ़ाने वाली इस प्रकार की चीज है। तो इसमें बला अतिबला ये दो तो है ही इस प्रकार से। और बला नाम से ही ये पता चलता है कि ये बल देने वाली इस प्रकार की है, आसानी से उपलब्ध है। और बला तेल या उससे बने अन्य तेल, धन्वंतरी तेल वगैरह इस प्रकार से प्रचलन में भी है, उपलब्ध भी है। लेकिन बला मूल, खास करके नागबला मूल, ये अगर हम उसका कल्प बनाएंगे तो अच्छी तरीके से काम करता है। वैसे शतावरी भी इसमें है, आतिरसा,
तो वो भी प्रचलन में काफी है कि शतावरी जीवनीय इस प्रकार की भी है, रक्त पर अच्छा काम करने वाली, और मांस और शुक्र इन दोनों पर भी अच्छा काम करने वाली इस प्रकार की है। स्थिरा भी इसमें है। तो ये शालिपर्णी जो अभी ये गांजूवीर की तरीके से एक एंटीवायरल एक्टिविटी के लिए प्रचलन में लाई गई, लेकिन मूलतः त्रिदोष शामक इस प्रकार के रसायन है। तो ये भी इसमें बला इसमें है, और अश्वगंधा भी है। शतावरी और अश्वगंधा इसमें शीतवीर्य और उष्णवीर्य ये डिफरेंस है, लेकिन दोनों वाजीकरण भी है और बल देने वाली दोनों भी है इस प्रकार की है। तो काफी जगह पे जहां बल वृद्धि करनी है वहां अगर उष्ण शीत हिसाब से शतावरी का प्रयोग करना है या अश्वगंधा का प्रयोग करना है, ये डिसाइड कर सकते हैं। कहीं दोनों भी इकट्ठा काम में लाई जाती है। ये नानल सर बना तेल करके बनाते थे, बला नारायणी इस प्रकार से बला और शतावरी इनका तेल बनाते थे, और संतर्पण की जहां आवश्यकता है, ब्रोहण की आवश्यकता है, वहां उस तेल का प्रयोग करते थे। उसमें शायद हम अश्वगंधा को भी जोड़ सकते हैं। या इस प्रकार से शतावरी, बला, शालिपर्णी ऐसा बल्य कल्प भी बना सकते हैं, इनके काढ़ा इस प्रकार का बना के कल्प भी बना सकते हैं। रोहिणी का मतलब क्या है देखेंगे थोड़ा सा। ऋष्य माशपर्णी, अतिबला, पीतबला, पयस्या क्षीरवेदारी, काकोलिवा। रोहिणी के बारे में बताया नहीं गया है। रोहिणी जनरली कटु रोहिणी कही जाती है, लेकिन ये यहाँ पे फिट नहीं दिख रही। कुटकी जो है वो तो रोहिणी का और कुछ अगर मतलब है तो थोड़ा देखना इस प्रकार का पड़ेगा। और वैसे माशपर्णी ज्यादा प्रचलन में इस प्रकार की नहीं है। तो पयस्या क्षीर विदारी, काकोलीवा, तो ये भी इसके भी बारे में थोड़ा सोच सकते हैं, लेकिन कम से कम शतावरी, अश्वगंधा, शालिपर्णी, बला, अतिबला इन सभी का तो प्रयोग हो ही सकता है। और ये धातुओं के बल को बढ़ाकर बल्य काम इस प्रकार का करते हैं। तो जहां बल की आवश्यकता हो, ज्वर चिकित्सा में यावल लघुत्वादर्शनम दद्यान मांसरसेन च बलम ही अलम दोषहरम परं तच्च बलप्रदम, इस प्रकार की बात कही गई है कि लघुत्व आने तक अशन जो देना है वो मांसरस से देना है, क्योंकि बलम ही अलम दोषहरम, बल ही दोष हरण करने में समर्थ इस प्रकार का होता है। और परं तच्च बलप्रदम, और ये पर बल इस प्रकार का जटामांसी रोहिणी। ओके। तो जटामांसी इस प्रकार के बल्य के स्वरूप में कभी प्रयोग नहीं किया है। बल्य द्रव्य नेमकी काय कार्य करीत असावीत, उदान वायु व स्नायुवर। उदानो बलमुच्यते, ये तो कहा गया है। प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृतो मल उच्यते सचैवोजस्मृतकाय सच पापोपदिश्यते, ये भी प्राकृत कफ के बारे में भी बताया गया है। और ओजस जो है वो भी इस प्रकार से बल कहा जाता है। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सोचना इस प्रकार का पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि असारता के लक्षण अगर दिखते हैं किसी धातु के, तो धातु सारवान अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो उस धातु से उत्पन्न होने वाला जो बल है वो प्राप्त होगा।
तो कहने के तात्पर्य अर्थ है ये है कि खास करके धातुओं के बल के बारे में यहाँ सोचना है। मोयलेले एक बताया करते थे दौर्बल्य के 3 पहलू इस प्रकार से। ग्रंथों में से ही है, लेकिन फिर उन्होंने उनको इकट्ठा किया है। एक आम दौर्बल्य कहा करते थे कि स्रोतोरोध बलभ्रंश गौरवानिल मूढ़ता, ये बलभ्रंश जो लक्षण है आम के जरिए निर्माण होता है। और जब पाचन लंघन होता है तो ये दौर्बल्य चला जाता है और स्फूर्ति होती है। लंघनेन क्षयेन नीते दोषे संदुक्षिते नले स्वास्थ्यं क्षुद्रुचिक पक्ति बलम ओजश्च जायते। बल और ओज दोनों लंघन से निर्माण होते हैं इस प्रकार से। तो जहां आम दौर्बल्य है वहां पाचन लंघन यही आवश्यक इस प्रकार की चिकित्सा रहेगी। दूसरी चीज है दोष दौर्बल्य इस प्रकार से। जब दोष बहुत बढ़ जाते हैं तो उसके जरिए दौर्बल्य इस प्रकार का आ जाता है, और अगर दोष बाहर निकल जाते हैं तो दौर्बल्य दूर हो जाता है। खास करके अम्ल पित्त में या माइग्रेन में ये देखा जाता है कि जी मचलता है, उल्टी होती है, उल्टी होने पर बहुत सारा कड़वा या अम्ल रसात्मक पित्त बाहर निकल आता है, और जैसे ही पित्त निकल जाता है आदमी स्वस्थ हो जाता है, और सर दर्द वगैरह जो बाकी सभी बातें हैं वो सब चली जाती है, उसको बल लगने लगता है। तो ये दोष दौर्बल्य है उनके हिसाब से। और फिर उसमें बहुदोष से लिंगानी या दोष निकाल देना यही अच्छी चिकित्सा है, उसी से बल प्राप्ति होती है। और तीसरा जो है वो धातु दौर्बल्य है। तो अगर धातु दौर्बल्य है तो वो दूर करने के लिए रसायन चिकित्सा का प्रयोग होना, उस धातु को बल्य इस प्रकार की चिकित्सा होना, ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और ये काम ये शतावरी अश्वगंधा वगैरह जो चीजें है ये करती है। तो धातुष्मणाम चापचया राजयक्ष्मा प्रवर्तते वगैरह जो बातें बताई गई है, या फिर रसोप्यस्य नरक्ताय मांसाय कुतैव तु उपस्तब्धस्य शकृता केवलम वर्तते क्षयी, इस प्रकार की बात राजयक्ष्मा में कही गई है। उसको ध्यान में रखते हुए अगर धातु परंपरा पुनरुज्जीवित हो जाती है, अच्छे तरीके से धातु बनने लगते हैं, तो फिर दौर्बल्य दूर हो जाता है और बल की आपूर्ति हो जाती है। तो वहां इस प्रकार के बल्य चिकित्सा का प्रयोग है। और बलम ही अलम दोषहरम ये एक अहम मुद्दा है। बलम ही दोषों का हरण करने के लिए समर्थ होता है। वहां केवल दोष प्रतिनी की चिकित्सा से फायदा नहीं होता। फणसलकर जी कहा करते थे कि चरक चिकित्सा स्थान पहले अध्याय में भेषजन द्विविधं च तत् स्वस्थस्य ओजस्करं किंचित किंचिदार्थस्य रोगनु, ही 2 कैटेगरीज के औषध है। एक स्वास्थ्य की ऊर्जा बढ़ाने वाला और दूसरा रोग को दूर करने वाला। स्वस्थस्य ओजस्करं यत्तु तद्वृश्यं तद्रसायनम प्रायः प्रायेण रोगाणां द्वितीयं प्रशम्यमेतम्। स्वास्थ्य की ऊर्जा बढ़ाने वाला है वो रसायन और वाजीकरण है, और प्रायः दूसरे प्रकार का जो मेडिसिन है वो रोग को दूर करने वाला है। और वो खुद भी बताते हैं कि प्राय शब्दों विशेषार्थ विभयम ही उभयार्थ कृत। प्राय शब्द जो है वो विशेष अर्थ से प्रयुक्त किया गया है। दोनों प्रकार की दवाइयां दोनों प्रकार के काम करते हैं। तो जो रसायन वाजीकरण है वो भी रोगनाशन का काम करते हैं, जो रोगनाशन है वो भी रसायन वाजीकरण का काम करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ऐसा है कि रसायन वाजीकरण का रोल केवल स्वास्थ्य की ऊर्जा बढ़ाना इतना ही नहीं है, रोगनाशन भी है। और उसके लिए चाहिए कि हम दोषों की साम्यावस्था प्रस्थापित करें। दोष वैषम्य अगर काफी मात्रा में बढ़ गया तो धातुओं का बल बढ़ता है, तो उनके ऊपर काबू पा सकते हैं, नहीं तो ये काबू पाना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। और इसलिए हर
चिकित्सा स्थान के अध्याय के अंत में जो योग आते हैं वो रसायनवाजीकरण इस प्रकार के योग आते रहते हैं। और ये अवस्था ऐसी है, शुरुआत जो होती है वो एक सामान्य चिकित्सा सूत्र जैसे लंघनम पाचनम वगैरह वगैरह, ये ज्वर की सामान्य चिकित्सा सूत्र इस प्रकार का लंघनम स्वेदनम कालो यवाग वस्तिक वरसा वगैरह। और फिर सामोदोष है तो उनके लिए पाचन क्या करना है वगैरह वगैरह, ये बातें बताते हैं। फिर कुछ लक्षणों को लेकर ये लक्षण अगर है तो ये चिकित्सा देनी है, इस प्रकार से बताते हैं। लेकिन उसके आगे जब धातुओं का बल कम हो और दोषों की वृद्धि हो, जीर्णावस्था रोग की हो, तो जो योग आते हैं वो रसायन वाजीकरण इस प्रकार के योग आते रहते हैं। और वही उस अवस्था में उपयुक्त है, उसी से बल बढ़कर दोषों पर काबू किया जा सकता है या रोग पर काबू किया जा सकता है। सुश्रुत में एक अजीब रेफरेंस है, विषेण आशु मरणे संभाव्यमान रसायनानां उपयोग। विष से तत्काल मरण अगर निर्माण होने वाला है तो उसमें रसायनों का प्रयोग इस प्रकार का होता है। तो ये सभी जो शतावरी हो, अश्वगंधा हो, शालीपर्णी हो, बला हो, इस प्रकार से ये सभी रसायन है। और फिर उनसे बल मिलकर रोगों पर काबू पाया जा सकता है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए फणसलकर जी बहुत सारे मरीजों में शतावरी कल्प डालते थे पुड़ियों में, और कितनी कम मात्रा में, 60-120 मिलीग्राम, इतनी कम मात्रा में होती थी। लेकिन फिर भी उसका एक अलग असर इस प्रकार का होता था। शायद जीवनीय है इसलिए भी प्रयोग में लाते थे, शायद ये इस प्रकार से बल देने वाली है इस प्रकार से भी प्रयोग में लाते थे। लेकिन कहाँ डालना है कहाँ नहीं डालना है, उनका जो पाठा मिश्रण, ये जो योग है, पाठा और घमासा सिर्फ उन्होंने रख लिया था। शुरू में तो दुस्वर्षमेकेन बिल्वेन एवान्या नागरेण वा एकैकेनापि संयुक्ता पाठा अंत्यर्षसामरुजम, ये 4 प्रकार के पाठा मिश्रण उन्होंने बना के रखे थे। अभी दुष्पर्शकादि चूर्ण के नाम से एक कंपनी का उपलब्ध भी है, वैसे आप बनाने में भी ज्यादा कठिन इस प्रकार का नहीं है, चारों इकट्ठा मिला के इस प्रकार से। दुष्पर्शकेन बिल्वेन यवान्या नागरेण वा, दुष्पर्शक आपल्याकडे पण केलंय आपण। नहीं, अर्शसामरुजम अर्श की संप्राप्ति को भंग करने के लिए अच्छा इस प्रकार का बताया गया है, और खास करके शुद्ध नाशन के हिसाब से ये दुष्पर्शकादि योग बताया गया है। लेकिन मैंने देखा तो पाठा मिश्रण यानी कि पाठा और धमासा इतना ही था, और उसमें भी सारिवा जोड़ते थे। और फिर कभी शतावरी होती थी, कभी आमल की होती थी, कभी रसायन चूर्ण होता था, कभी जटामांसी होती थी वगैरह वगैरह, इसी कॉम्बिनेशन में। और ये उनकी खासियत थी कि कहाँ पे किसका प्रयोग करना है। कभी कंटकारी, गुड़ूची, वासा, ये भी यष्टि, ये भी द्रव्य होते थे। और रात में ये एक पुड़ी प्रायः दी जाती थी लोगों को, और उससे मानसिक शांति होती थी, नींद अच्छी आती थी इस प्रकार से, और एक दोष शामक इस प्रकार का परिणाम दिखाई देता था। तो ये बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है फणसलकर जी का। केवल अर्श में प्रयोग में लाते थे ऐसा नहीं है, सभी रोगियों में देते थे इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि इसमें अगर शतावरी, बला इस प्रकार के डाले जाते हैं तो एक उसका अलग परिणाम इस प्रकार से दिखता है। और फिर बल अगर धातुओं को मिल जाता है तो उसी के आधार पर रोगों पर काबू पाया जा सकता है। और इसलिए रसायन चिकित्सा का एक अहम रोल इन सभी में है। चंदन तुंग पद्म उशीर मधुक मंजिष्ठा सारिवा
पयस्या सीता लता इति दश इमानि वर्ण्यानि भवन्ति। तो वर्ण्य गण है कि जो वर्ण अच्छा निर्माण करने वाला इस प्रकार का है। वर्ण का ज्यादातर मतलब वास्तव से तेज महाभूत से होना चाहिए, लेकिन इसमें काफी तरह के शीतवीर्य इस प्रकार के है। और जहां जहां वैवर्ण्य इस प्रकार की स्थिति रहेगी वहां वर्ण को ठीक करने के लिए, वर्ण सुधारने के लिए वर्ण्यगण का प्रयोग हो सकता है। तो एक कुष्ठ के विभिन्न प्रकार इसमें भी ये अच्छी तरीके से काम करता है। सिर्फ हम उस दृष्टि से उसको देखते नहीं है और उसका उस प्रकार से प्रयोग नहीं करते हैं। तो एक यष्टिमधु है, मंजिष्ठा है, सारिवा है, सीता लता, ये दुर्वा इस प्रकार के है। सीता श्वेत दुर्वा, लता श्याम दुर्वा इस प्रकार से। उशीर है इसमें और चंदन है, पद्मक है। तो काफी द्रव्य प्रचलन में है। मंजिष्ठा और सारिवा ये दातार गुरुजी ने खास करके रजत प्रवर्धन के बारे में रक्त शुद्धि कराने के लिए इन दोनों का फांट इस प्रकार से देना है, ये प्रचलन में लाया। और खास करके स्कैंटीमेंसिस इस प्रकार के है। तो ये मंजिष्ठा और सारिवा इसका फांट बना के वो देना है। वैसे मंजिष्ठा और सारिवा दोनों का इकट्ठा प्रयोग, वैसे मंजिष्ठा उष्णवीर्य है, सारिवा शीतवीर्य है लेकिन ये कॉम्बिनेशन में अच्छी तरीके से काम करती है और पुड़ी में इस प्रकार से डाल सकते हैं। मंजिष्ठा श्वित्रनाशन भी है तो एक वर्ण्य के हिसाब से भी ये अच्छा है। श्वेत आणि श्याम दुर्वा मिळतात का? श्वेत दुर्वा मिलना मुश्किल है। श्याम दुर्वा का मतलब ये जो अभी हम हरे रंग की दुर्वाओं का प्रयोग करते हैं वही शायद होगा। श्वेत दुर्वा कहते हैं कि क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, ये विकृति है एक प्रकार से लेकिन जहां मिलती है वहां तो बढ़ती रहती है, लेकिन सभी जगह आसानी से तो नहीं मिलती है। तो जो रेगुलर दुर्वा जो मिलती है, जिसको हम श्याम दुर्वा इस प्रकार से कहेंगे, वो तो प्रचलन में है और ये काफी अच्छी दवा है दुर्वा। वैसे देखा जाए तो दुर्वा केवल पित्त शामक नहीं है, कफ शामक भी है। तो उस हिसाब से दुर्वा का प्रयोग करना ज्यादा अच्छा आहे। कफग्न म्हणून आहे। वर्णाला इतके महत्व का दिले असावे? बहुतेक रसायनाच्या फलश्रुतीमध्ये बलवर्ण सुखायुषाम असे असते, तसेच औषधाच्या बाबतही हा व्याधी नष्ट करून बलवर्ण पुन्हा प्राप्त होतो असे असते। तो मैं समझता हूँ कि ये एक कार्य है, अच्छा कार्य है, वर्ण कांति वगैरह वगैरह इस प्रकार का निर्माण होना। कारण अगर अच्छा हो गया तो कार्य अच्छा हो जाता है। हम कई मरीजों में देखते हैं कि चेहरे पर कालापन इस प्रकार का दिखाई देता है, विशिष्ट स्थान पर दिखता है, कपाल के ऊपर या कपोल के ऊपर इस प्रकार से, और उसे पैचेस पैचेस जैसे रहते हैं। इसका ज्यादातर संबंध स्ट्रेस से होता है और आंखों के नीचे इस प्रकार के ब्लैक सर्कल्स काफी मरीजों में दिखते हैं। और अगर धातुओं की निर्माण की प्रक्रिया सुधरती है तो ये कालापन कम होने लगता है और मूल वर्ण जो है उसका वो सामने आने लगता है। ऊपर से लगाने से भी कुछ हद तक फायदा होता है,
विको टर्मेरिक वगैरह जो इस प्रकार की क्रीम्स है, शतधौत घृत हो इस प्रकार का, या वर्णीय इस प्रकार के लेप हो, जो मुखालेप इस प्रकार के बताए गए हैं, ऋतु के अनुसार बताए गए हैं, उनके जरिए भी ये वैवर्ण्य कम होता है। लेकिन भीतर चिकित्सा से भी कम होने लगता है, और वर्ण जो है वो कांति जो है वो अच्छी इस प्रकार की हो जाती है। तो लोग मानते हैं कि ये ओजस का स्थान है, चेहरा जो है ये ओजस का स्थान इस प्रकार का है। श्रीमद दर्शन नेत्रता ये राजयक्ष्मा का एक लक्षण बताया गया है। तो बाकी सभी धातुओं का क्षय है, फिर भी जो भी ओज बनता रहेगा थोड़ा बहुत इस प्रकार से, उसके जरिए चेहरे पर इस प्रकार का श्रीमद दर्शन नेत्रता ये बात दिखाई देती है। ये अच्छा लक्षण नहीं है वास्तव में, क्योंकि बाकी धातुओं का क्षय इस प्रकार का है, वो भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ऐसे हालात में बल वर्ण अच्छा होना ये एक प्राकृतिक स्थिति इस प्रकार की रहेगी। और जैसे विकृति कम होती जाएगी, दोष वैषम्य कम होता जाएगा, वैसे ये अच्छे तरीके से दिखाई देंगे, ऐसी स्थिति होगी। तो वैसे आहार भी भीतर चला जाकर धातुओं में परिवर्तित होता हुआ अपने लक्षणों को व्यक्त करता है इस प्रकार से। और त्वचा के जो विभिन्न भेद 6 या 7 इस प्रकार के बताए गए हैं, उसमें अवभासिनी नाम की एक त्वचा है कि जो वर्णों को प्रकाशित करने वाली इस प्रकार की है। छाया और प्रभा ये भी एक अलग चीजें है। वर्णमाक्रामति छाया भा प्रकृष्टा प्रकाशते, ये जो बात कही गई है, तो इन सभी का महत्व है। चंदन श्वेत ग्यावा के रक्त, गुणधर्म में दोनों समान ही बताए हैं। वैसे रक्त चंदन एंडेंजर्ड स्पीसीज में है, और चंदन सही मिल पाना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का हो गया है। फिर भी मैसूर में गवर्नमेंट शॉप्स है, वहां पे चंदन बेचा जाता है, जो ऑथेंटिक इस प्रकार का है, चंदन पाउडर या चंदन की लकड़ी इस प्रकार से। वर्ण ठीक हो रहा उपशय का साइन, या तो अगर वर्ण में परिवर्तन आ रहा है, वर्ण सुधर रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि भीतर की जो प्रोसेस चल रही है वो अच्छी तरीके से चल रही है, और ये आदमी सुधर रहा है इस प्रकार से। तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि जैसे हम साइल्स मेथड में कलर पैलेट का प्रयोग करते थे, अभी तो फोटो टेक्नोलॉजी काफी एडवांस्ड है, तो फोटो निकाल के रखेंगे। वैसे चित्र वगैरह के बारे में लोग फोटो खींचते रहते हैं, और कैसे सुधार आया है ये अन्य लोगों को बताते हैं। लेकिन सिर्फ चित्र ही नहीं, सभी प्रकार के मरीजों में अगर हम फोटो बीच बीच में खिंचवाते हैं, खास के चेहरे का फोटो खिंचवाते हैं, और वर्ण अच्छा होने लगता है, तो समझ लेना है कि सुधार हो रहा है इस प्रकार से। अब इसमें सोच समझकर वर्ण जहाँ पे विवरण हो गया, कृमि जैसे विकारों में भी वर्ण विवरण हो जाता है। जरो विवरणता शूलम रुद्रवस्सदनम ब्रह्मा, ये जो संजात कृमि लक्षण इस प्रकार के बताए जाते हैं, उसमें हम वैवर्ण के आधार पर निदान काफी जगह कृमि का होता है इस प्रकार से, और कृमि की चिकित्सा से वो ठीक भी होता है। लेकिन शायद हम इसके बारे में बात करेंगे कि वर्ण सुधारेंगे तो शायद कृमि के बारे में भी कुछ फायदा उल्टा तरीके से हो सकता है, और सोच समझकर वर्णीय औषधों का प्रयोग करना है।
तो अभी जो चंदन नाम से जो मिलता है उसी को लेकर करेंगे, नहीं तो उशीर, इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है। मंजिष्ठा, सारीवा और दूर्वा, इसके बारे में भी बात नहीं है, संदेह की बात नहीं है। पद्मक भी है। तो और मधुक है, यष्टि मधु है। तो इन सभी का तो प्रयोग कर ही सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली, दिक्कत वाली बात इस प्रकार की नहीं है। अब जहां यथासंभव सभी उपलब्ध है वहां सभी का एक साथ प्रयोग करना है या नहीं करना है, ये एक चर्चा का मुद्दा इस प्रकार का रहा है। वैसे 500 महाकषाय इस प्रकार से बताते हैं, तो फिर अलग अलग हर एक का प्रयोग करना है, ये बात होगी। और उस पर्टिकुलर कार्य को ध्यान में रखते हुए और उस वनस्पति के बाकी कार्यों को देखते हुए किसको कहाँ पर प्रयोग में लाना है, ये सोच सकते हैं। और अगर हम इस प्रकार से सोचते हैं कि केवल ये कार्य मुझे चाहिए, इसलिए ये कषाय वर्ग जो है 10 वनस्पतियों का, ये मैं करना चाहता हूँ, सभी का इकट्ठा प्रयोग करना पाना चाहता हूँ, इस प्रकार से वो भी ज्यादा अभी प्रचलन में है कि इन सभी का एक योग बना के प्रयोग में लाना है, इस प्रकार से। तो अभी ये एक अलग अलग तरीका है देखने का रोगों की तरफ, इस प्रकार से। ये जो सभी 55 महाकषाय, 50 इस प्रकार के महाकषाय करके बताए हैं, तो वास्तव में ऐसा होगा कि जो भी रोग बताए गए हैं उनकी अलग अलग चिकित्सा बताई गई है। ज्वर हो, रक्तपित्त हो, कास हो, पांडु हो, कुछ भी हो, इस प्रकार से। तो ये क्लासिफिकेशन देने की जरूरत ही क्यों पड़ी? और औषधियों के दृष्टि से जीवनीय देना आवश्यक है, वर्ण्य देना आवश्यक है, या और कुछ इस प्रकार का देना आवश्यक है, ये कैसे निर्धारित किया गया? और फिर एतावन्तो हि अलम बुद्धिमताम अनुक्तार्थ ज्ञानाय व्यवहाराय च अबुद्धिमताम, इस प्रकार से। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए इसके आधार पर और भी गण किए जा सकते हैं, और अल्प बुद्धि वाले जो है उनको यही से काम चला सकते हैं। तो रोग कौन सा भी हो, हमें किस प्रकार के कार्य की या कर्म की आवश्यकता है, ये ध्यान में रखते हुए उसका अगर हम प्रयोग करेंगे तो फायदा होगा। अब ये कैसे सोचेंगे, ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी कि इसमें बल्य देने की आवश्यकता है, इसमें वर्ण्य देने की आवश्यकता है, इसमें संधानीय देने की आवश्यकता है वगैरह। ये किसके आधार पर डिसाइड करेंगे? तो शायद संप्राप्ति के बारे में सोचेंगे, शायद लक्षणों के बारे में सोचेंगे, और फिर इसमें ये देने की आवश्यकता है ऐसा समझकर वो अगर दे देंगे तो वो कार्य ठीक हो जाएगा और रोग के बारे में सुधार होना आरंभ इस प्रकार का हो जाएगा। तो चिकित्सा की दृष्टि से इस प्रकार से रोग के बारे में सोचना, ये अलग ही बात इस प्रकार की है। वर्ण्य औषधि किस औषध काल में मोस्ट इफेक्टिव रहेगी ऐसा तो नहीं बता सकते। फिर भी व्यानोदान काल अच्छा रहेगा, ऐसा प्राइमोफेसी इस प्रकार का लगता है। उदाहरण जो है वो वाक्प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, प्रतिक्रिया। तो वर्ण और बल ये दोनों देने का काम उदान करता है, तो इसलिए उदान के साथ में होगा। और व्यान सभी शरीर में पहुंचाने वाला इस प्रकार का है और रस का वहन करने वाला इस प्रकार का है।
तो शायद ये व्यान के लिए भी इस प्रकार, व्यान का भी इसमें कार्य अपेक्षित इस प्रकार का होगा। लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि जिस प्रकार की संप्राप्ति है, उस संप्राप्ति को ध्यान में रखते हुए किस काल में औषध देना है, ये देखना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। अब वैवर्ण्य किन किन रोगों में आता है ये अगर देखने की कोशिश करेंगे और फिर उसको दूर करने के लिए ये वर्णीय गण का प्रयोग किस प्रकार से हो सकता है, इसके बारे में अगर सोचेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और फिर कहाँ पे किस द्रव्य का प्रयोग करना है ये अगर सोचेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होगा। तो जो नए नए विकार है, कैंसर हो या एड्स हो या और कुछ हो इस प्रकार से, इन विकारों के बारे में संप्राप्ति समझ लेना और लक्षण कैसे निर्माण होते हैं, प्रकार क्या होते हैं, ये समझ लेना और उसके आधार पर उसकी चिकित्सा करना, ये एक बात हो सकती है। लेकिन ये जो 50 कार्य बताए गए हैं उनमें से किस 1, 2, 3 या ज्यादा कार्यों की जरूरत उस रोग में है, ये भी अगर समझने की कोशिश करते हैं तो भी उससे उसमें फायदा इस प्रकार का होगा। और अल्प बुद्धि वाले के लिए भी काफी होगा, ऐसा उनका कहना है। तो इसलिए ये एक अहम रोल इसका रहेगा। जैसे चरक में काफी अलग अलग तरीके दिखाई देते हैं। यस्याद रस विकल्पज्ञा स्याच्च दोष विकल्पविद न समूह्येद विकारणाम हेतु लिंगोपशांति। तो रसों के भेद और दोषों को भेद को जानने वाला भी हेतु, लिंग और शांति के बारे में भूल नहीं करता इस प्रकार से। तो ये एक अलग तरीका है। उसमें धातुओं का मैट्रिक्स भी लगा सकते हैं और फिर ये दोष है, ये धातु है और ये लक्षण है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो किन द्रव्यों का प्रयोग होना चाहिए वगैरह वगैरह इस प्रकार से कुछ सोच सकते हैं। या सिद्धि स्थान में जो एक मैट्रिक्स आया है वात पित्त कफ आम रक्त और पुरीश, इस प्रकार से वो एक अजीब मैट्रिक्स इस प्रकार का है। तो ये विभिन्न तरीके हैं रोग को देखने के, रोग की चिकित्सा करने के। तो उसमें से ये भी एक तरीका है कि 50 प्रकार के कार्य है, उन कार्यों को देखते हुए कैसे प्रयोग करना है। नेल्स के पास की स्किन में जब कार्ष्ण्य आ जाता है तब क्या विकृति हुई रहती है, क्या इसमें भी वर्ण्य द्रव्य सिद्ध घृत यूजफुल रहेगा? वो रहेगा, वो कंडराओं का अग्र इस प्रकार का कहा गया है। नख जो है वो कंडराओं का अग्र कहा गया है। और असृजक कंडरा सिराएं रक्त से उत्पन्न होने वाले इस प्रकार के हैं। तो रक्त के बारे में वहां पे सोचना है। और फिर रक्त प्रसादन चिकित्सा अगर होते हैं, इसका प्राणव स्रोत से भी संबंध दिखाई देता है और प्राणायाम से भी इसमें फायदा इस प्रकार का होता है। तो मुख है शुक्राचे प्रतिबिंब, त्यामुळे शुक्रवार चिकित्सेने पण मुखवैवर्ण कमी होऊ शकते। केवल शुक्र का नहीं, शुक्र और ओजस इस दोनों का है। मुझे अभी पक्का याद नहीं है, वेणुमाधव शास्त्री जोशी मुख का परीक्षण अलग तरीके से करते थे और कौन सा हिस्सा किस धातु से जुड़ा है इस प्रकार से बताते थे।
और फिर वहां पे वैवर्ण्य है, वहां पे रौक्ष है, वहां पे कार्ष्ण्य है वगैरह इस प्रकार से तो अलग अलग चिकित्सा करते थे। लेकिन ये काफी मुश्किल अभी होगा थोड़ा सा। अन्य औषधियां खासकर अश्वगंधा शतावरी के लिए अनुपान के लिए अधिकतर दूध का प्रचलन होता है। ऐसा सुना है कि इसके अनुपान स्नेहयुक्त तो होना चाहिए। ऐसा जरूरी है क्या? जिनको दूध नहीं दे सकते या उपलब्ध न हो तो उसको पानी अनुपान से भी पूरा लाभ होगा या नहीं? अनुपान का एक अलग रोल होता है इस सभी में। और शतावरी अश्वगंधा के लिए दूध का अनुपान दिया जाता है ज्यादातर, ये तो सही है। और वो अच्छा काम भी करता है क्योंकि ये दोनों शुक्र ओजोवर्धक इस प्रकार के हैं। दूध भी इस प्रकार का शुक्र ओजोवर्धक है और बल्य है, रसायन है, तो उस कार्य के मुताबिक होगा। लेकिन अगर दूध की उपलब्धि नहीं है तो शायद पानी भी अनुपान चल सकता है। उस द्रव्य का जो परिणाम है वो तो मिलने वाला है, अनुपान सही हो तो ज्यादा हाँ, उसका असर दिखेगा। लेकिन प्राप्त कुछ परिणाम प्राप्त होगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। व्हाट आर द रीजंस फॉर वांग? कैन वी यूज दिस वर्ण्यगण देयर? तो जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ण्यगण वांग के बारे में। तो ये मैं मानता हूं कि दोष वैषम्य के जरिए होता है, केवल बाहरी चिकित्सा से उपयोग नहीं होगा। आभ्यंतर चिकित्सा भी जरूरी इस प्रकार की हो जाएगी और उसमें शायद हम कृमि से लेकर बहुत सारे रोगों के बारे में सोच सकते हैं कि किसकी चिकित्सा यहाँ पे करनी जरूरी इस प्रकार का है। वर्ण मुख्यतः अग्निवर अवलंबून अग्निरेव शरीरे पित्तांतर्गतः, तो पित्त मुख्यतः रक्ताश्रयी। तो ये बात सही है। इसमें जो सभी द्रव्य है वो पित्त शामक ज्यादा इस प्रकार के है और पित्त को कम करके वर्ण को सुधारने वाले इस प्रकार के हैं। तो ये बात ध्यान में रखते हुए चिकित्सा करनी है। मनाचा पण संबंध तो है ही, खासकर चिंता भय वगैरह से ओजक्षय हो जाता है और उसका बुरा असर मन के ऊपर पड़ता है। तो इसलिए मन का इसमें संबंध है ही, उसमें संदेह की बात नहीं है। और ओज को अगर बढ़ाएंगे, ओजो वृद्ध भी देह से तुष्टि पुष्टि बलोदय, हाँ, होती है, बल की प्राप्ति होती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए काफी विचार इसमें करने चाहिए, ऐसा होगा। वैसे सारसंवत शिखर दर्शना, दंत जो है वो सारसंवत इस प्रकार के होंगे, उनकी जो शिखर है सम दिखने वाले वगैरह इस प्रकार से शुक्र सारता का लक्षण बताया गया है। तो ये सभी संदर्भ इकट्ठा करके मुख के बारे में अगर परीक्षण किया जाता तो बहुत सारे
धातुओं के बारे में पता चलेगा। व्यंग हा शोथाचा प्रकार आहे। चरक रेफरेंस सामने है तो बता दो। अभी क्षुद्र रोग में काफी डाले गए हैं। उनको क्षुद्र रोग क्यों कहते हैं, एक आम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा, वातजशोथ का। ओके। व्यानुदान काल में किसी को औषधि में दूध अनुपान देना हो तो आपको कैसे देना चाहिए? तो उसको कैसे देना चाहिए, क्योंकि भोजन के तुरंत बाद दूध लेने से पचन में दिक्कत और भोजन विरुद्ध संयोग का विचार आता है। क्षीरपूर्ण लोचना असे देखील शुक्रसार बाबतीत आलेले आहे. येस. ऐसा है, योग रत्नाकर में एक संदर्भ आया है कि भोजन अगर ज्यादा विदाई हो तो भोजन के उपरांत दूध पीना है। जैसे अद्याद्रव्यम गुरुस्निग्धम स्वादुमंदम स्थिरम पुरः विपरीत मध्यम ललवणोत्कटम, ये रसों के बारे में बताया गया है। तो अंत में कटुतिक्त कषाय रसों का सेवन करना उचित है भोजन के, और तांबुल का सेवन इस तरीके से अच्छा है। लेकिन अगर विदाही अन्न है तो दूध ले सकते हैं, ऐसा बताया गया है। तो अगर देना है इस प्रकार से तो दूध से विरोधी इस प्रकार का तो नहीं देना है। जेवणात दूध असणे प्रशस्त है, विरुद्ध नहीं। लेकिन उसमें ऐसा है कि दूध और चावल, दूध या रोटी ऐसा खाना है तो उसमें नमक नहीं डालना। दूध और लवण विरुद्ध है, दूध अम्ल विरुद्ध है। तो दूध दही, दूध ताक, ये जो कॉम्बिनेशन है वो भी अच्छा इस प्रकार का नहीं है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर दूध चावल वाजीकरण के लिए लेते हैं तो भी अच्छा वाजीकरण होता है। लेकिन इसके साथ बाकी अन्य रस न हो तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा। तो सोच समझकर इसके बारे में करना ज्यादा अच्छा होगा। योग रत्नाकर में सैंधव के साथ दूध विरुद्ध नहीं बताया, तो क्षीर मित्र करके उन्होंने बताए हैं। और उसमें दूध के साथ सैंधव ये विरुद्ध नहीं है, दूध के साथ आम विरुद्ध नहीं है, ऐसा बताया है। लेकिन चरक सूत्रस्थान 26वें अध्याय में आम्र, आम्रातक वगैरह सभी का दूध से विरोध बताया गया है। तो यहाँ यथोत्तर मुनि, यथा पूर्व मुनि नाम प्रामाण्यम, इस प्रकार से सोचना ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा। भाव प्रकाश बात का ग्रंथ है तो हम चरक का करेंगे। भोजनोत्तर दुग्धपान कोणत्या ग्रंथात संदर्भ? भाव प्रकाश का। योग रत्नाकर और भाव प्रकाश दोनों में। योग रत्नाकर में मैंने सुना है इस प्रकार से। काफी श्लोक दोनों में कॉमन इस प्रकार के भी है। और विदाही अन्न है तो दूध पीना है, इस प्रकार से उन्होंने वहां पे बताया है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि मरीज की स्थिति को समझते हुए लेना है नहीं लेना है, ये इस प्रकार से सोचना है। सारिवा, इक्षुमूल, मधुक, पिप्पली, द्राक्षा, विदारी, कैटर्य, हंसपदी, बृहति, कंटकारिका इति दशयमानि कंठ्यानि भवन्ति। तो ये कंठ्य इस प्रकार के बताए गए, कंठ के लिए हितकर इस प्रकार के बताए गए हैं।
इसमें सारिवा है, इक्षुमूल, यष्टिमधु है, पिप्पली, द्राक्षा, बिदारी। कैटर्य ये ज्यादा प्रयोजन में नहीं लाया जाता। कैटर्य का मतलब जो बताते हैं वो करी पत्ता, करी लीव्स। तो ये तो काफी मात्रा में प्रचलन में रोजाना हो सकते हैं। लेकिन ये भी कंठ्य है, ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। हंसपादी बृहति कंटकारिका, ये दश कंठ्य इस प्रकार के है। अब कंठ रोगों की जो एक संप्राप्ति होती है, उस संप्राप्ति को भंग करने का सामर्थ्य इसमें रहेगा। और फिलहाल वोकल कॉर्ड्स वगैरह के बारे में कुछ स्वर भेद, स्वर भंग वगैरह ये भी विकार दिखाई देते हैं और कैंसर भी दिखाई देता है। तो वहां पे कंठ्य गण का प्रयोग करे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। थायराइड के बारे में T3, T4, TSH लेवल्स ठीक नहीं होना, उसको कैसे सोचना है और क्या देना है, वहां संतर्पण अपतर्पण का ज्यादा विचार होना जरूरी है। लेकिन सूजन रहती है, T3, T4, TSH लेवल्स नॉर्मल होते हैं। और ऐसी अवस्थाओं में कंठ्य गण का प्रयोग या फिर इस प्रकार से कटफल दिले, ओके। तो कटफल का इस प्रकार से भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कैटरिया ये इसका भी एक करी लीव्स का भी पर्याय इस प्रकार का है। मैंने एक अजीब बात सुनी थी, अभी शेयर कर रहा हूं कि सेल लाइंस के ऊपर इसका अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट कैटरिया क्या यानी कि करी लीव्स का प्रयोग किया गया था कैंसर सेल लाइंस के, और उसको अच्छे नतीजे निकल आए थे कि कैंसर सेल्स का खात्मा करता है इस प्रकार से। और सिर्फ अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ही काम करता है, पानी का एक्सट्रैक्ट वगैरह इस प्रकार से नहीं काम करता है, इसका उसका कहना था। तो मैंने उसका आसव बनाया और टेस्टिंग के लिए दिया था। तो उसमें भी ये प्रॉपर्टी पाई गई, उसमें से भी वो मॉलिक्यूल पाया गया था। अब ये पूरा इंटीग्रेटेड विचार है। मेरे पास तो कैंसर के बहुत मरीज है, तो मैंने सोचा था कि मैं करवा लूंगा फिर से एक बार। वो बात हुई नहीं क्योंकि उसके लिए जो समय देना चाहिए वो नहीं हुआ एक्चुअली। लेकिन मैं अभी भी सोच रहा हूँ, और इसके लिए नेचुरली ग्रोन इस प्रकार के रिलीव्स होना ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो उसका आसव बना के फिर उसका प्रचलन कर सकते हैं कैंसर के मरीज में, मेरे मन में काफी दिनों से है। रिंगणी म्हणजे बृहतिका, रिंगणी व कंटकारी मध्ये काय फरक असतो? बाजारात रिंगणी व कंटकारी मागितली तरी एकच द्रव्य देतात। रिंगणी और कंटकारी एक ही है। बृहति जो है, डोरली जिसको कहते हैं, वो थोड़ी अलग है। और श्वेत डोरली अगर है तो उसको लक्ष्मणा कहते हैं, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। और वह पैसा लक्ष्मणा मूलम पुत्रोत्पाद स्थितिप्रदम। हंसपदाधिक वात हाइपोथायरॉइडिज्म मध्ये देतात का? मैंने तो नहीं दिया है। हंसपदादि मिलता है, ये अच्छी बात है। तो देखना चाहिए, किसी ने अगर प्रयोग किया हो तो सोच सकते हैं उसके बारे में। तो कैटरिया का कटफल या अर्थ लेंगे तो भी शायद कंठ्य के हिसाब से कोशिश करेंगे। और गिलायु वगैरह जो इस प्रकार के मुद्दे हैं, या फेनिंजाइटिस इस प्रकार की कंडीशन मिलती है, तो उसमें शायद इन सभी का प्रयोग कंठ्य गण जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा है।
सुवरा भूपती, सुवर्ण भूपतीचा भावना हंसपतीची आहे. ओके. तो सुवर्ण भूपति का प्रयोग शायद कर सकेंगे इस प्रकार से, लेकिन थायराइड की समस्या एक अलग बात है। वैसे हार्मोन्स और आयुर्वेद के बारे में सोचना है, और उसमें थायराइड एक बात हो सकती है। पैराथायराइड ये अभी कुछ लोगों में ज्यादा दिखाई दे रहा है, और उसका कैसे इलाज करें ये एक बड़ा मामला इस प्रकार का है। और सुप्रारेनल ग्लैंड वगैरह जो है, या पिट्यूटरी के ग्लैंड के बारे में ज्यादा बहस नहीं होती, उसके मरीज काफी कम रहते हैं। थायराइड के मरीज काफी ज्यादा इस प्रकार के हैं। सुवर्ण भूपति कोणतं द्रव्य है? मेडिसिन है सुवर्ण भूपति, और खास करके आमवात की सामावस्था में बहुत अच्छा काम करता है। मैं बहुत प्रयोग करता हूँ। इक्षुमूल म्हणजे उसाचे मूळ का? बाजारात मिळते का? सध्या तर सर्व ऊस हायब्रिडच असतो, लेकिन वही मूल ही लगाते हैं, और इसमें नैसर्गिक खेती करने वाले कम है, लेकिन है। इक्षुमूल नैसर्गिक खेती करने वाले लोग हो तो उनसे पा सकते हैं। और कांडेक्षुर मूत्र जनना नाम ये आग्रह संग्रह है। तो इस प्रकार के इक्षुमूल का प्रयोग किडनी फेलियर में कर सकते हैं। मैंने काफी इसके बारे में की है। तो आसानी से तो नहीं मिलता है, खास करके नैसर्गिक या ऑर्गेनिक इस प्रकार का इक्षुमूल पाना वो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन करने वाले हैं, और ज्यादातर वो गुड़ ही बनाते हैं, शर्करा नहीं बनाते इस प्रकार से। फिर भी मैं मानता हूं कि ये मूत्र जनन के हिसाब से सीकेडी पेशेंट्स में खास करके इक्षुमूल का प्रयोग हो सकता है। अभी यहाँ देख सकते हैं कि अगर कंठ्य गण के हिसाब से इसको कैसे प्रयोग में लाएंगे। तो कंटकारी और बृहति यानी कि डोरली ये मिलते हैं, उसमें ज्यादा संदेह की बात नहीं है। पिपली, द्राक्षा, विदारी, कैटर्य, मधुक, सारीवा, ये सभी इस प्रकार से कंठ्यगण में आए हैं और काफी आसानी से मिलते हैं। तो शायद इन सभी के बारे में सोचेंगे। ठीक है, यहीं पे रुकते हैं, सोमवार को आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्टेभ्यः शाश्वतो यन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। लाल गन्ना और सफेद गन्ने के गुण अलग होते हैं या सेम? उसमें एक तरतम भाव है। पौंड्रक ये जो इक्षु बताया है वो सबसे वर है, श्रेष्ठ है इस प्रकार के। अभी तो मुझे तमनुवांशिकः वगैरह वगैरह शातपर्वक कांतार नैपाल अध्यस्त तक्रमात्, तो नैपाल सबसे नीचे है, तो शायद लाल वर्ण का ज्यादा अच्छा नहीं होगा। लेकिन अभी जो मिलते हैं वो शायद हाइब्रिड वैरायटीज है, तो मूल रूप से क्या मिलते थे तो ये देखना जरूरी होगा। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्।